then India, then Maldives, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। 2004 में डिसीजन हुआ था, 5 में ऑफिशियली मेंबर बना था यस बांग्लादेश, ये आखिर में बांग्लादेश। सो 2004 में डिसीजन हुआ था और 5 में इट बिकेम द मेंबर। तो आप 4 5 जो भी ऐड करना चाहें। 7 नहीं था, 2004-5 था। अच्छा, तो 8 मेंबर्स हो गए टोटल। शुरू में 7 थे, अब 8 हो गए। दिस आइडिया टू एस्टैब्लिश OIC वाज गिवन बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। 2007 था, Rana Yusuf 1885 good I know गलती से हो गया 1985 okay idea to establish Bangladesh the idea to establish OIC was given by the Bangladeshi government मेरे ख्याल में 1970 में थे, ज़िया रहमान थे शायद the prime minister of बांग्लादेश, जिन्होंने ये आइडिया दिया था OIC बनाने का, सॉरी सार्क बनाने का। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। 8 दिसंबर जी 1985 नाउ ये जो 8 स्टेट्स सार्क के अंदर है, दे कॉल्ड साउथ एशियन स्टेट्स। अच्छा, डेट बता देता हूँ जी दोबारा, आपने डेट ठीक लिखी है राना यूसुफ, उसमें से 1985 कर दें। 8 दिसंबर 1985। अच्छा, नाउ यस, initially when this idea was proposed, there were 2 reasons why states were reluctant to join it. 2 रीजन थे। 1970s में आइडिया आया, बनी 85 में जाके डिले इसलिए हुआ बिकॉज देयर वर 2 मेन कंसर्न्स ऑफ 2 मोस्ट पावरफुल स्टेट्स हियर। और ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा करूं, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान की सिग्निफिकेंट कंसर्न्स थी इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इस वजह से ये आइडिया इनिशियली एक्सेप्ट नहीं हुआ, इट वाज एक्सेप्टेड लेटर ऑन। क्या थी कंसर्न्स? एक इंडिया की थी, एक पाकिस्तान की थी। इंडिया की कंसर्न क्या थी? इंडियाज कंसर्न वाज दैट सार्क या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो साउथ एशिया में बनेगी, पाकिस्तान विल यूज दिस फोरम टू हाईलाइट द कश्मीर इशू। इंडियंस feared that Pakistan would use this forum, जो भी फोरम बनेगा साउथ एशिया में, to malign India regionally। तो उनके नजदीक पाकिस्तान को एक ऐसा मौका चाहिए, एक ऐसा आइडिया चाहिए जिससे वो इंडिया को मैलाइन कर सके। दैट इज व्हाई इंडिया बैशिंग इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। दैट वाज वन ऑफ देयर फियर्स एंड दे वर अनविलिंग टू जॉइन एनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड इन्वॉल्व पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के हक में नहीं थे। और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट्स द सेम पॉइंट दैट इज द फाउंडेशन ऑफ देयर करंट पॉलिसी। जो करंट सार्क पॉलिसी है उसमें भी उनकी यही आर्गुमेंट बेसिकली मौजूद है। So India was from the beginning unwilling to accept Pakistan as a part of the regional arrangement or regional organization. और reason ये थी because they thought that we will use it for Kashmir bashing, India bashing on Kashmir. पाकिस्तान की concerns क्या थे? पाकिस्तान was और पाकिस्तान की concern भी बड़ी genuine concern है पाकिस्तान की, जो again आजकल भी valid है। इसी को लेकर yes that's true बल्कि हम पाकिस्तान की कंसर्न जो है वो याद रखिए, अगेन इसको रिलेट करेंगे कर पाएंगे। और रीजन ये थी दैट पाकिस्तान फियर्ड दैट दिस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इज बिहाइंड सच एन अरेंजमेंट। हमारा ये ख्याल था कि बांग्लादेश का प्रपोजल नहीं है, ये इंडिया का प्रपोजल है। एंड इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन, अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच इंडिया वांट्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज इट्स हेजेमनी एंड डोमिनेंस इन दिस रीजन। इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू साउथ एशिया में अपनी हेजेमनी को इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा। आईआर के बच्चे यहां पे बैठे होंगे, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा नियो लिबरलिज्म। इफ यू हैव रेड नियो लिबरलिज्म, प्लीज टेल मी। इट्स अ न्यू लिबरल आइडिया था। जो न्यू लिबरल जो है बेसिकली तो अमेरिकन ने यूज करते हैं, जोसेफ नाइव ने यूज किया था। और उनका आर्गुमेंट ये था कि हम दुनिया में अगर अपनी डोमिनेंस चाहते हैं, हेजेमनी चाहते हैं, ऑफिशियली नहीं कहा बट
एम ये था दैट इफ वी वांट, तो हमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे। यस, तो ये एक बेसिक पॉइंट था उनका कि जी हमें ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, रिजीम्स के थ्रू जो है वो करना चाहिए, वी कैन कंट्रोल दैट। अच्छा, तो हमें लगा ये इंडिया में लिखिएगा नहीं लफ्ज प्लीज, मैं सिर्फ समझाने के लिए पूछा था वैसे आईआर वालों के लिए, बट मैं ये पेपर में ना लिखिएगा लफ्ज, बट समझा जरूर ये रहा हूं कि वी थॉट दैट इंडिया इज अटेम्प्टिंग टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन इन साउथ एशिया टू इंस्टीट्यूशनलाइज इट्स हेजेमनी। इंस्टीट्यूशनलाइज से मतलब है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपनी रीजन में हेजेमनी क्रिएट करेगा। That is the real. So the real aim of establishing SAARC is to legitimize and to legalize or to formalize the Indian hegemony in South Asia, जो हम willingly हम नहीं थे willing accept करने के लिए। We fear that. क्या आजकल ऐसा fear दुरुस्त नहीं साबित हो रहा? Is India not using SAARC to dramatically isolate Pakistan? They have been trying to use SAARC to create their own regional hegemony, और मैं आऊंगा कैसे वो कर रहे हैं। I would explain that too later on. So ये दो fears थे इंडिया पाकिस्तान के, जिसकी वजह से ये SAARC की फॉर्मेशन जो थी that was delayed initially. And yo, cut the story short, ये आइडिया समझ आया आपको दोनों? Did you get these ideas? पेपर में इसी तरह की एनालिटिकल पॉइंट होता है जिससे आपके नंबर बढ़ते हैं। अगर आप पेपर में इसी तरह की चीजें ऐड करेंगे तो आपके नंबर बढ़ते हैं, अगर आप ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन करेंगे तो आपके नंबर नहीं आते। सिर्फ ये फर्क होता है एक अच्छे आंसर में और एक बुरे आंसर में, कि एक अच्छा आंसर जो है वो इंफॉर्मेशन के साथ साथ एनालिसिस बिल्ड करता है और उसको लॉजिकली बिल्ड करता है। अगर आपको लॉजिक लगे तो समझ लें एग्जामिनर को भी लगेगी, अगर आपको ना लगे समझ लें एग्जामिनर को भी नहीं लगेगी। सो लॉजिक होना जरूरी है उस पॉइंट। स्ट्रक्चर, शॉर्टली स्ट्रक्चर, अगेन SAARC की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे और इसके स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। सो डिले का ये फायदा, इट वाज 1970s में प्रपोज, आई गेस 76 में, समवेयर 76-5 में प्रपोज हुआ था और ये 85 में, तो ऑलमोस्ट 70s और 80s, ये 8-10 साल तक है। खालिद, मैंने कहा था कि आपको अपने पेपर में एनालिटिकल पॉइंट ऐड करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ते हैं, ये मेरा पॉइंट था। अगर आप लास्ट पॉइंट से मतलब ये है तो if you add analytical points of this kind, that helps in your answer, that increases your marks. Okay, structure again SAARC की वेबसाइट में लिखा होगा, शॉर्टली बता रहा हूं। SAARC is headed by, SAARC को हेड करता है सॉरी हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन जो है SAARC के अंदर, दैट इज, अच्छा SAARC का अपना चार्टर है, SAARC का अपना एक चार्टर है, एक डॉक्यूमेंट है, और उसको उसके अंदर जो हाईएस्ट फोरम है अगेन दैट इज समिट कहलाता है। और समिट मींस अगेन जिसके अंदर हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स जो हैं दे मीट। SAARC का समिट में हमें आफ्टर एवरी 2 years होता है मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आप देख लीजिए ट्वाइस इन, इट्स एक्चुअली वंस आफ्टर एवरी 2 years मेरा ख्याल है ये उसकी समिट होती है। अंडर SAARC इज मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं दे मीट। जो एग्जैक्ट टाइटल है वो आप देख लीजिएगा, मिनिस्ट्रियल काउंसिल होती है और जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं दे मीट। फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो साल में मेरे ख्याल में 2 बार होती है, इट्स ट्वाइस, साल में 2 बार कह रहा हूँ, साल में 1 बार होती है, मींस समिट से पहले होती है और समिट के बाद दरमियान में होती है, एजेंडा सेटिंग में होती है और उससे पहले होती है। So twice इसकी मिनिस्ट्रियल काउंसिल की मीटिंग होती हैं, एंड देन देयर आर फोरम्स अंडर इट। फिर उसके अंदर फोरम्स है, SAARC के अंदर सेक्रेटेरिएट है, SAARC के अंदर डिफरेंट और फोरम्स हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर इकोनॉमिक्स के से हैं, वाले से हैं, टेररिज्म के ऊपर रेट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर्स। सो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं अंडर दी दिस फोरम। सो हाईएस्ट इज समिट, देन इट इज द फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल, एंड देन there are other forums under SAARC। फिर वो एजुकेशन से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट फोरम्स जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। So this is the kind of structure of SAARC, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको। Let's go to the objectives। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स SAARC के थोड़े डिफरेंट है फ्रॉम OIC, थोड़े नहीं, काफी डिफरेंट है।
सॉरी, सार्क जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड देयरफॉर इसके ऑब्जेक्टिव्स को जब हम पढ़ते हैं तो सार्क के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रीजनल बेस पे हैं, रीजनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। और रीजन में क्योंकि इश्यूज हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में भी, तो इसलिए सार्क का जो चार्टर है दैट वाज वेरी केयरफुली ड्राफ्टेड, ताकि इसके अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स ना बने इंडिया पाकिस्तान के अंदर। सो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स तो जो जनरल होते हैं, इट इज अ कंप्रिहेंसिव, yes, South Asian based objectives. It is a comprehensive organization covering political, economic, security, cultural, etc., etc. Social, cultural. It is a comprehensive organization that aims at developing coordination, developing cooperation on political affairs, economic, security, cultural, etc. So, yes, Ika, and also security. उसको security में भी हम add करते हैं. So, it is a kind of a much broader organization in the sense that it does not have a specific area to operate. It has to work on all fields. अच्छा, अब उन फील्ड में करना क्या है? It has to develop coordination, it has to develop collaboration, it has to develop cooperation, harmony, kind of an integration of all these spheres among the member states. तो एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, हार्मनी क्रिएट करना है, कोलैबोरेशन क्रिएट करना है, कलेक्टिव डेवलपमेंट करनी है ऑन ऑल दीज मैटर्स। सिर्फ एक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक नहीं, सिक्योरिटी भी, कल्चरल भी, पॉलिटिकल भी, ऑल काइंड ऑफ collaboration and cooperation needs to be developed among the member states. This is what we call the SARC's main core idea. लेकिन सार्क के इसी ऑब्जेक्टिव्स जो हमने बताए हैं यहाँ पे, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कोई डिफाइन टेंजिबल नहीं है, बट जस्ट कोलैबोरेशन का वर्ड है, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन है। तो साथ ही कुछ गोल्स दिए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं सार्क के। प्रिंसिपल्स जो हैं वो दे आर टेकन फ्रॉम द पंचशेयर प्रिंसिपल्स। अगर आप जानते हो, नेहरू साहब का आइडिया था पंचशेयर प्रिंसिपल्स का, वहां से वो लिए थे, जो कि नैम के भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल्स हैं, जैसे नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, पीसफुल मेथड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वही स्पेसिफिकली टर्म्स ऑफ ट्रेड का लफ्ज तो नहीं था, लेकिन जनरली वर्ड था। इकोनॉमिक तो ऑब्वियसली उसके अंदर तमाम चीजें आ जाती हैं, तमाम चीजें आ जाती हैं सब। जो पंचशेयर प्रिंसिपल्स हैं, पंचशेयर प्रिंसिपल जो है वो मैं स्पेलिंग आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। पंचशेयर प्रिंसिपल इसको कहते हैं। पंचशेयर प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स थे जो 1950s में दिए थे, दैट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट। और वो दे आर रिलेटेड टू नॉन इंटरफेरेंस, रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी, रिलेटेड टू म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल बेनिफिट्स, कुछ इस तरह से हैं। और फिर इसी से एक और है नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी, इस तरह के पंचशील, सॉरी ठीक कह रहे हैं। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। पंचशील प्रिंसिपल्स जी, नेहरू, लेकिन पुराने। तो वो प्रिंसिपल लिए गए कि स्टेट्स एक दूसरे के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करेंगी, रिस्पेक्ट करेंगी, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगी, पीसफुल मेथड्स के जरिए से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वगैरह। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो वहां से अडॉप्ट किए गए। सो साथ में ये प्रिंसिपल्स इसलिए अडॉप्ट किए गए, उनको पता था कि हमारे यहाँ हमें इल्जाम लगाते हैं, इंडिया पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है, हम उन पे इल्जाम लगाते हैं फॉर इंटरफेरेंस एंड ऑल दैट। तो आइडिया ये था कि स्टेट्स इन प्रिंसिपल्स को एडहियर करेंगी व्हेन यू साइन द सार्क ट्रीटी। अब यहाँ पे मैं केवली थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा, मैं केवली क्या सार्क साइन होने के बाद डिड इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप इंटरफेयरिंग इन देयर इंटरनल अफेयर्स? तो मैं केवली ने यही कहा था ना, लीडर्स कहे कुछ करे कुछ, दैट इज ऑलवेज द केस। सो ये प्रिंसिपल्स हैं जी, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसमें डिफाइन किए गए। लेट अस तो एक पॉइंट यहां पे लाजमी रखिएगा, प्रिंसिपल सार्क के अंदर, चार्टर के अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन है दैट नो बायलैटरल इश्यूज कैन बी टेकन अप इन द सार्क। कोई भी, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सिक्योरिटी हो, कोई भी हो, the only SARC can only take up issues of mutual concern, जो सबके इश्यूज हो।
किसी एक सीट का दूसरी सीट से मसला है, दैट कैन नॉट बी टेकन अप इन सार्क। ऑब्वियसली ये किसकी तरफ इशारा था? इंडिया पाकिस्तान की तरफ था, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जो डिस्प्यूट्स हैं, कश्मीर की तरफ इशारा था, आप ये नहीं उठा सकते मामले। सो नो बायलैटरल इशू कैन बी टेकन अप एट द फोरम ऑफ सार्क। जब आप, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप क्रिटिसिज्म करेंगे सार्क का, शुड वी एट दिस पॉइंट दैट सार्क हैज फेल्ड टू रिजॉल्व कश्मीर इशू? नो। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहला फेलियर सार्क लिखते हैं, इट हैज फेल्ड टू एंड द इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, इट हैज एंड टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू। जब सबसे पहले लिखते हैं तो क्रॉस की लाइन वहां से शुरू होती है, एग्जामिनर सारा क्रॉस लगा लेता है, जो पढ़ा लिखा एग्जामिनर है ऑब्वियसली। सो यहां पे इसलिए आप ध्यान रखिएगा, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो, उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी अच्छी फिलॉसफी लिखी होती है, बट रिलेट नहीं करना। जब आप फेलियर को डिटरमिन करेंगे, सक्सेस को डिटरमिन करेंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव्स की बुनियाद पे करेंगे, किसी और बुनियाद पे उसकी नहीं करेंगे। आप होना राना यूसुफ चाहिए, बट नहीं है ना। जब अगर नहीं है, होना तो चाहिए तो मैं एग्री करता हूं, बट अगर नहीं है तो फिर उसकी बुनियाद पे उसे फेलियर तो नहीं कह सकते। अच्छा, सो लेट्स नाउ मूव जी, देखते हैं सार्क के फेलियर्स, वेयर डज, अब ये ऑब्जेक्टिव्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कोलैबोरेशंस हैं, कोऑर्डिनेशंस हैं तमाम स्टेट्स के दरमियान में। लेट्स सी द फेलियर्स। Let's talk about each of those factors. मैं तमाम बात करता हूं। Has SARC make effective decision making on security of all the states? Has it taken any major significant step in that direction? For example, इस region को सबसे पहला common security threat जो था, that was coming from terrorism. SARC did develop some kind of the convention on countering terrorism. They did sign a convention on countering terrorism, but it was not developed, it was not enforced collectively, and states even have different definition of what constitutes terrorism. The South Asian states, the SARC states, could not define what is their common view of terrorism, let alone working together against terrorism. Did you find out any joint military exercises regarding counter-terrorism in SARC? Do you see any? कोई counter-terrorism पे हुई हो? क्या हमारी पुलिस कोऑर्डिनेशन होती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है ऑन टेररिज्म SARC स्टेट्स की? हम तो उल्टा टेररिस्ट के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैव दिस काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ टेररिज्म की, देयर कैन बी अदर सिक्योरिटी इश्यूज टू, बट फिलहाल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि सार्क स्टेट्स हैव फेल्ड टू डेवलप एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी कोलैबोरेशन एक्सेप्ट फॉर ऑन पेपर्स। और ऑन पेपर मैंने कहा एक कन्वेंशन साइन हुआ था on countering terrorism, SARC Convention on Countering Terrorism. That's the only convention that exists, but that's a convention. That's not a law. That's not a kind of MOU kind of, or that's not a kind of enforced document. ना उस पे enforcement है, ना उसके अंदर कोई collaboration है को implement करने के लिए जो mechanism चाहिए, none of them exist. So throughout SARC's history, they have never been able to develop any security collaboration as such. मैं again collective security की बात नहीं कर रहा। देखिए आइडियल सिनेरियो तो होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, जैसे नेटो है, और मतलब वार अगेंस्ट वन इज कंसिडर्ड वार अगेंस्ट ऑल। एक पे हमला हो, सब पे हमला कंसिडर हो। हमें इतने आगे की बात नहीं करा, लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर लें कि आप मिलिट्री, एक दूसरे की मिलिट्री को हेल्प कर लें, एक दूसरे की पुलिस को हेल्प कर लें टू काउंटर टेररिज्म। ऐसा कोई अरेंजमेंट भी हमारे दरमियान में नहीं है साउथ एशियन स्टेट्स में। Politically, is there any political coordination? Is there any political collaboration in South Asian states? There is none जी। No political coordination exists. मैं इसकी एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो 2016 के बाद there has not been any SARC summit. SARC summit ही नहीं हुआ, जो होना चाहिए था, मैंडेटरी था, 2016 में होना था,
नहीं हुआ, उसके बाद से अब वर्चुअल हुआ है, वो भी वर्चुअल है, इन पर्सन नहीं हुआ और होगा भी नहीं इंशाल्लाह। अगले 2-4 साल तक तो कोई चांस नहीं है, जब तक वहां मोदी साहब है, हमारे अपने मोदी साहब मौजूद हैं, दोनों मोदी मौजूद हैं, तब तक तो कभी नहीं होना। तो नाउ पॉइंट इज कि ये जो पॉलिटिकल कोलैबोरेशन है, that is non-existent between both these states. Political objectives common नहीं है, political objectives common develop नहीं कर पाए, political objectives determine करने के लिए पहले साथ बैठना पड़ेगा, and they are unwilling to sit together on. अच्छा, मैं मिसाल देता हूँ, अगर हम रीजनल को हट के ग्लोबल पोलिटिकल इश्यूज पे देखें, is there a consensus between SAARC states on global political issues? For example, global political issue है UN Security Council की reforms. Is SAARC having any collaboration or a harmonious view on the UN Security Council reforms? There are none. कोई भी नहीं। एक और ग्लोबल पॉलिटिकल इशू की अगर मैं बात करूं, that is, for example, war on terrorism है। Did South Asian states made a common stand on war on terrorism? They didn't. If there is a global issue on पॉलिटिकल इशू की मैं बात करूं तो पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म है, या कोई भी ऐसा ग्लोबल पॉलिटिकल इशू ले ले जिसके अंदर रेसिज्म का एक पॉलिटिकल इशू है, वहां पे ग्लोबली नन ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज हैव बीन डिस्कस्ड और दे हैव बीन एनी काइंड ऑफ कॉमन व्यू पॉइंट बाय SAARC स्टेट्स ऑन दोज इश्यूज। सो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स हो या कोई और पॉलिटिकल इशू हो ग्लोबल नेचर का, द SAARC has failed to develop a consensus on those global issues. SAARC states का कोई common political position नहीं है उनके ऊपर। मैंने कहा ना, उनके ऊपर तो बहुत बात की बात है, पॉइंट बनने के लिए काइंड ऑफ ग्राउंड वर्क फॉर दैट। अभी उस पे आ रहा हूं, फायदा उसी पे आ रहा हूं। Next, economic. SAARC states did achieve a minor but important economic success when SEFTA was signed. अब इसकी डेट जरा आप देख लीजिएगा क्या है, आई गेस समवेयर अराउंड 2005 में है, आई गेस डेट इसकी वेरीफाई कर लीजिए, 2005 है शायद। SEFTA stands for South Asia फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2006 है, ओके, 2006 में साइन हुआ था साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस इज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट वाज साइंड बिटवीन SAARC स्टेट्स बट नेवर रेटिफाइड। रेटिफिकेशन नहीं हुई। रेटिफिकेशन का मतलब होता है उसकी अप्रूवल दोबारा नहीं हुई। सो इट मींस SEFTA इज प्रैक्टिकली डेड। It is there on the document, but practically the states have refused to legally accept the document. They have refused to follow that agreement. So it's a document. एक ही success है that document was signed. But इसका failure ये है 6 January 2004. Okay, thank you, Jitus. So, God knows. No, it's not God knows. You know, we know that. God को तो पता होगा, but हमें पता है. Okay, सारा 2004 में जब ये बना था, तो डॉक्यूमेंट मौजूद है. This document even exists, come into force, but it has not been ratified. It still exists, but states are not following that free trade. क्यों नहीं फॉलो करिए, अभी तो कागज में बाद में जाएंगे, बट उसकी एक एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा दैट सिंस लास्ट ईयर 2019 में इंडिया, जो ऊपर लिखा बदन लिखा, इंडिया हैड टेकन बैक द मोस्ट फेवर्ड स्टेटस गिवन टू पाकिस्तान. MFN स्टेटस है, दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स द फ्री ट्रेड, बट इंडिया हैज गिवन अस इन 1990s 95 में दिया था, बट इट हैज टेकन बैक इन 2019 आफ्टर क्या नाम है उसका, पुलवामा अटैक. उसके बाद उन्होंने वो स्टेटस विड्रॉ कर लिया था. पाकिस्तान हैज ब्लॉक्ड ऑल ट्रेड विद इंडिया in 2019 after the August 5 decision by India.
सो उसके बाद हमने इंडिया ने अपना पाकिस्तान ने सॉरी तमाम ट्रेड बंद कर दी इंडिया के साथ, तमाम तो नहीं बट मोस्टली ट्रेड, जो थोड़ी बहुत ट्रेड है मेडिसिन के हवाले से, दैट्स देयर। हमारे ऊपर लिखा हुआ है बदर ने मोस्ट फेवरेबल क्लास नहीं है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मैं लिख देता हूं यहां पे, शॉर्टली इसको MFN कहते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मतलब ये होता है कि आप जब ट्रेड करते हैं तो आप उस स्टेट को प्रेफर करते हैं ट्रेड का। ये फ्री ट्रेड नहीं है, इट्स अ प्रेफर्ड ट्रेड दैट यू हैव विद अदर स्टेट। और इसके अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को स्टेटस दिया था 1995 में, बट इट टुक बैक दैट स्टेटस। अब कहा जी हम पाकिस्तान को फेवरेट नहीं समझते ट्रेड के लिए, और उन्होंने विड्रॉ कर लिया इन 2019। हमने इंडिया को कभी स्टेटस दिया ही नहीं, वी नेवर गेव इट टू इंडिया। हाँ, जो थोड़ी बहुत ट्रेड होती थी वो भी हमने विड्रॉ कर ली in 2019. We have cancelled it because of the issue of Kashmir. So 996 है, मैंने 95 पढ़ा था, but thank you कायनात। अगर ठीक है। So the point is ये फ्री ट्रेड तो बहुत नेक्स्ट स्टेप है। We do not even trade, and if you trade then you step by step go toward the free trade। हमारी तरफ में ट्रेड ही नहीं होती तो फ्री ट्रेड कहां से आएगी? सो SAFTA is again a failure। सो इकोनॉमिक्स में सिर्फ ट्रेड नहीं आती, ऊपर किसी ने पूछा था ट्रांजिट ट्रेड। साउथ एशियन स्टेट्स have been unwilling to provide transit state status to each other। They have been unwilling to go for implementation of the free trade agreement। They have been unwilling to go for investments in each other states। They are unwilling to coordinate on taxation systems, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो किसी मामले में भी, किसी भी इकोनॉमिक मामले के ऊपर साउथ एशियन स्टेट्स के अंदर कोई कोलैबोरेशन नहीं हो रही। और चाहे वो ट्रांजिट ट्रेड की हो, चाहे वो बायलैटरल ट्रेड की हो, या फ्री ट्रेड की हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की हो, टैक्सेशन की हो, none of the collaboration is taking place between most states, although there have already been talks, but there is no tangible collaboration on any of these grounds। Socio-cultural problem। असद ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 85 में, और 96 में इंडिया ने पाकिस्तान को MFN का स्टेटस दिया था। ये दो डेट्स इसलिए अलग है। नाउ सोशल कल्चरल की जब हम बात करते हैं तो आई एम रेफरिंग टू people to people interactions, I'm referring to education, I'm referring to entertainment industry, sports, etc, etc। Obviously South Asian states did have some successes। For example, आपने एक नाम सुना होगा शायद, SAFMA। South Asian states did establish SAFMA, South Asian Free Media Association। Under SAFMA, the media personnel from SAARC must be given preferred visas उनको special visas दिए जाते हैं so that they can move across these South Asian states। आप शायद जानते हैं इम्तियाज आलम साहब का नाम सुना कभी आपने? Have you heard इम्तियाज आलम? इम्तियाज आलम साहब जो है वो SAFMA के अब भी शायद हैं, अभी भी हैं SAFMA के सेक्रेटरी हैं, बट शायद, लेकिन थे पहले तो थे, आपका मुझे कंफर्म नहीं है। फ्री वीजाज नहीं जी, इसको ये होता है कि जब आप मीडिया पर्सन हैं इंडिया से पाकिस्तान के, दे आर प्रेफर्ड इन वीजाज। फॉर एग्जांपल इफ अ नॉर्मल वीजा टू टेक्स प्लेस मोर टाइम, तो उनको कम टाइम लगता है। फिर अगर आप नॉर्मल वीजाज आप कम दिन का देते हैं तो मीडिया पर्सनल आर गिवन वीजाज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड ऑल दैट। सो एक प्रेफर्ड वीजा सिस्टम जो है वो एक मीडिया के लिए दैट एग्जिस्ट, वो आज भी एग्जिस्ट करता है, बट अगेन in theory only, practically again पाकिस्तान के अंदर ये जो वीजा सिस्टम एक उनको एक फैसिलिटेट किया जाता था इन वीजा प्रोसेसेस, बट पर्टिकुलरली इंडिया पाकिस्तान में जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तो सार्क जो है वो एक कॉम्प्लिकेशन है। मीडिया पीपल डू नॉट गेट एज फ्री एक्सेस एज दे यूज। तो एक सक्सेस है सार्क की, दैट सार्क हैज एस्टैब्लिश्ड अ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अ सार्क यूनिवर्सिटी। कोई मुझे बताएगा सार्क यूनिवर्सिटी कहां पे है? वेयर इज सार्क यूनिवर्सिटी?
दिल्ली में नहीं, ये लाहौर वाली नहीं है, ये लाहौर वाली अपनी है ये देसी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है। वो है इंडिया में है जी, इट्स इन इंडिया। और आपको पता है आप पाकिस्तानियों का कोटा होता है वहां पे? नहीं, मीडिया से मतलब मैं फिलहाल इसमें फ्री मीडिया से मतलब यहाँ पे जर्नलिस्ट की बात करता था जुल्फकार। अच्छा, इंडिया में है जी, आप लोगों की जॉब का कोटा होता है, पाकिस्तानियों की मतलब जैसे सार्क के बाकी स्टेट्स का कोटा है, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। आप मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी वगैरह कर सकते हैं सॉर्ट ऑफ, ये सारे आप वहां पे अलाउड होते हैं। तो एजुकेशनल यूनिवर्सिटी जरूर बना ली हमने, यूनिवर्सिटी जरूर मौजूद है, बट अगेन यूनिवर्सिटी तो है लेकिन वीजा नहीं मिलेंगे तो यूनिवर्सिटी में कैसे जाएंगे सॉर्ट ऑफ। यस दैट्स ट्रू यूसुफ। हाँ, गुड कायनात, थैंक यू। 10% कोटा जो है वो हमारे तमाम मुल्कों के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए। टीचिंग में मुझे पता है, आई नो सम टीचर्स जो यहाँ से जाते हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं। नो, तो एक लिमिटेड कोलैबोरेशन मौजूद है एजुकेशन के सेक्टर के अंदर, उसके अलावा कोई और कोलैबोरेशन नहीं है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का लिंकेजेस बनाया जाए या बाकी चीजें की जाए, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। बल्कि सैफमा तो था कि सैफमा वाज अ साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन, जिसका बेसिक एम ये था कि जो जर्नलिस्ट हैं अक्रॉस द स्टेट, साउथ एशियन स्टेट्स, उनको एक प्रेफर्ड एक्सेस दी जाए एक दूसरे के मुल्कों के अंदर। तो दिस सैफमा एग्जिस्ट, प्रेफर्ड एक्सेस दी जाएगी, ऐसा कोई प्रैक्टिकली होता नहीं है, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के डिफरेंसेस ऐसे। दिस इज व्हाट आई मेंट बाय सैफमा। इसी के साथ बाकी कल्चरल कोलैबोरेशन ऐसा साउथ एशिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती स्टेट्स के दरमियान में। तो एक लिमिटेड आपको नजर आएगी कामयाबी है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग नन ऑफ द स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन a significant socio-cultural partnership with each other, ना कोई एग्रीमेंट्स मेजर, ना कोई ऐसे फोरम्स हैं एक्सेप्ट फॉर सेपरेट। सो स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन आपको पता ही है, स्पोर्ट्स कैसे बंद हुआ है सॉर्ट ऑफ, ये प्रॉब्लम भी सारे मौजूद है। असल सार्क के फंडेड बाय द सार्क स्टेट्स, सार्क की अपनी स्टेट्स फंड करती हैं। ओके, सो लेट्स सी, ये फेलियर्स हैं साउथ एशिया के, तो किसी फ्रंट पे आपको नजर नहीं आएगा, कोई मेजर सक्सेस नजर नहीं आएंगी, इट्स मोस्टली फेलियर्स। नो, सैफमा इज फॉर ऑल साउथ एशियन स्टेट्स, बट उसके अंदर जो प्रॉब्लम है अच्छा, तमाम इश्यूज में बेसिक प्रॉब्लम इंडिया पाकिस्तान के दरमियान है। बिकॉज तमाम में अगर फ्री ट्रेड नहीं हो रही, वो भी इंडिया पाकिस्तान की वजह से नहीं हो रही, अगर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन नहीं है तो वो भी इंडिया पाकिस्तान की वजह से है। सो ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स आर साउथ सार्क कॉन्फ्लिक्ट्स, बट उसके अंदर अगर बात करी जाए तो पाकिस्तान और इंडिया असल वजह है सॉर्ट ऑफ। पेपर में क्वेश्चन की नेचर देखेंगे, अगर क्वेश्चन में से इंडिया पाकिस्तान लिखा है तो आप लिखेंगे, नहीं लिखा तो आप जनरली सार्क की बात कर लेंगे। लेट्स सी व्हाई सार्क फेल्ड। सार्क के फेलियर्स क्या? वन, ये तो फेलियर्स थे ना, अब काजेस क्या है भाई, क्यों फेल हो रहे हैं? सार्क क्यों इकोनॉमिक कोलैबोरेशन नहीं कर रही? सार्क के अंदर क्यों कल्चरल कोलैबोरेशन नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? ये काजेस क्या है? अब एनालिसिस पे जा रहे हैं। अच्छा, नाउ वन ऑफ द रीजन इज द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। बल्कि मैं अगर कहूँ एक ही रीजन है तो शायद काफी नहीं होगा सॉर्ट ऑफ मेरे ख्याल में ये एक ही बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, बट ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ पेपर्स हमें थोड़ा सा और भी पॉइंट्स ऐड करने हैं। वन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। थर्ड, रोल ऑफ ग्लोबल पावर्स। ये एक मेरा आर्गुमेंट है, ये मेरा थीसिस है प्योरली, आपको अच्छा लगे तो लिखिएगा, ना लगे तो ना लिखिएगा, ठीक है? सो मैंने किसी जगह नहीं पढ़ा, ये मेरा अपना आर्गुमेंट है, और वो आर्गुमेंट ये है दैट आइडेंटिटी क्राइसिस। अच्छा, आइडेंटिटी क्राइसिस को मैं लिखूँ तो ये 4 फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिखूंगा जी,
के जो रीजंस हैं, लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। देखिए, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिया पाकिस्तान आर द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स। हम सबसे पावरफुल स्टेट्स हैं। सो देखिए, चार, मुझे चार ही लग रहे हैं ना, क्योंकि चार भी मुझे तो एक ही लग रहा है, बट चार हम फिर भी लिख रहे हैं। अगर आपको कोई और पॉइंट लगे तो आप लिख सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट क्यों पॉइंट देखिए, इंडिया पाकिस्तान तो अच्छा, रिटन फोर, सॉरी, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस मैं इसको लिंक करूंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ। यस, मेरे स्पेलिंग ठीक है, लिख दिए एक गाने आते हुए लिख दिए। इंडिया पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, साउथ एशिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान आर द टू स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज, टू strongest economies, two largest populations। बाइपोलर ऑर्डर है सार्क के अंदर, बाइपोलर ऑर्डर। तो एक इस तरह से आप एक जुमला देख सकते हैं, बाइपोलर सिस्टम है सार्क। दो सार्क इन ग्रुप्स, दो डोमिनेंट पार्ट्स हैं। द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स, एंड देयरफॉर हार्मनी ना हो, दे डिवाइड देयर सैटेलाइट स्टेट्स। सैटेलाइट स्टेट्स होती हैं जिनको उनका इन्फ्लुएंस होता है। सो इंडिया has used its influence on some of the South Asian states. Afghanistan भी है, Pakistan uses its own influence on South Asian states. नेपाल इंडियन ऑर्बिट में नहीं है इकरा, वो मिक्स डिवाइड रहा है, बट मोस्ट ऑर्बिट में नहीं रहा। पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली सार्क काम नहीं करेगी। ऐसे ही है, जैसे आप जानते होंगे जब कोल्ड वॉर थी तो उसके अंदर दो ब्लॉक्स बन गए थे, स्टेट स्टार्टेड जॉइनिंग वन पावर एंड अनदर पावर। अब दो स्टेट्स बनना, दो पावर, दो ग्रुप बन गए, दो पोल्स बन गए दुनिया के अंदर। साउथ एशिया के अंदर भी दो पोल्स बन गए, इंडिया एंड अफगानिस्तान। बफर नहीं है यूजिना यहाँ पे, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान में जोग्राफिकल बफर भी नहीं है और पॉलिटिकल बफर भी कोई नहीं है। सो साउथ एशिया के अंदर भी हमारे जो दो पार्ट्स हैं, they have divided themselves, they have divided। ये